दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अब आने वाले समय में कुछ आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट। तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसा शिक्षा, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। तो आज मैं आपको मनोविज्ञान विषय पढ़ाने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। इससे संबंधित 30 क्वेश्चन आते हैं और आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर ये विषय आया कहाँ से, इस विषय को पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान के विकास क्रम को जानेंगे, इसका विकास क्रम, क्योंकि किसी भी विषय को जानने से पहले उस विषय के बारे में या उस विषय के बेस को जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसका विकास क्रम, कि आखिर ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान आया कहाँ से, मनोविज्ञान को विषय पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम विकास क्रम के बारे में जानेंगे। विकास क्रम को जानने से पहले यहाँ पर बहुत से ऐसे पाश्चात्य भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार इस मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, इस मनोविज्ञान के विषय के बारे में बताया है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के विकास क्रम में आत्मा का, मनोविज्ञान को क्या कहा, आत्मा का विज्ञान। लेकिन इस आत्मा को विज्ञान कहने से पहले ये आत्मा का विज्ञान आया कहाँ से, तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सर्वप्रथम हम आज से पहले, आज हजारों वर्ष पहले हमारे इस समाज में या हम इस विषय के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो एक विषय होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी कहीं ना कहीं इस दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि दर्शन शास्त्र में हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, तो दर्शन शास्त्र में हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं आत्मा का, परमात्मा का, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का, इन तीनों विषयों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, दर्शन शास्त्र में। इस दर्शन शास्त्र से ही कहीं ना कहीं इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र ही किसकी जननी है, मनोविज्ञान की जननी है। क्यों, कैसे, कारण क्या है, हमारे आपके पास 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इन 5 कर्म इंद्रियों से, यानी इन 5 कर्म इंद्रियों से स्वतंत्र रूप से जिनका ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते, यानी इन 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा जिस विषय का हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते उसे हम क्या कह देते हैं, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी किसने कहा, अरस्तु ने। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जिनमें इन 5 इंद्रियों के द्वारा जिस विषय को या जिस चीज़ को हम जान लेते हैं वही हमारे लिए क्या होता है, मनोविज्ञान। तो ऐसा मस्तिष्क, मन, जिस विषय को या हम कह सकते हैं कि हम इनके द्वारा तो हमें किसी इनका ज्ञान नहीं कर सकते, ना ही हम परमात्मा का ज्ञान कर सकते, ना ही हम ब्रह्म का ज्ञान, यानी इन सब से जो परे है विषय वो हमारा क्या हुआ, दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। इसलिए हम दर्शन शास्त्र को ही मनोविज्ञान की क्या कह देंगे, जननी कह देंगे। इसी आधार पर हमारे एक दर्शन शास्त्री थे अरस्तु, जिन्होंने इसी
के आधार पर मनोविज्ञान का जो विकास क्रम प्रसारित किया, उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब ये कैसे आत्मा का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान आत्मा का, कैसे आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान विकास क्रम में सबसे पहले हमारे अरस्तु आए, और ये अरस्तु ही मनोविज्ञान के जनक भी हैं। इन्होंने, एक ये दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने कहा कि जिस विषय में हम आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का जिसमें ज्ञान नहीं कर सकते, उन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कैसा ज्ञान होगा। यानी एक प्रकार से ये मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। इनके समर्थन पे कई मनोवैज्ञानिक आए, समर्थन किया जिन्होंने, जैसे प्लेटो, ये भी एक दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने भी कहा कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। एक और समर्थक करता थे डेकार्टे, इन्होंने भी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इसके बाद एक और समर्थक करता है जिनका नाम था रूडोल्फ गॉडकिल। ये 4 समर्थक करता थे जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। धीरे धीरे यानी आत्मा का विज्ञान क्या है, यानी अरस्तु इसे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान क्यों कहें, तो इसका भी हमें अर्थ जानना होगा। तो हमारे पास जो 5 इंद्रियां होती हैं, यानी जो 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और त्वचा, इन इंद्रियों के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम ले जाकर आत्मा तक पहुंचाते हैं, उसे ही हम, इस प्रकार हमारा मनोविज्ञान कैसा हो गया, आत्मा का विज्ञान। यानी 5 इंद्रियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो ज्ञान ले जाकर इन इंद्रियों के द्वारा जो हम पहुंचाते हैं अपनी आत्मा तक, उसे हम क्या कह सकते हैं, आत्मा का विज्ञान। ये हमारी क्या है, 5 इंद्रियां हैं। इनके द्वारा जो भी स्वतंत्र रूप से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे ही हम क्या कह सकते हैं, आत्मा का विज्ञान। परंतु अरस्तु जी इस चीज़ से सहमत तो थे, लेकिन क्योंकि वो दर्शन शास्त्री थे, उनका कहना था कि जब हम जो भी इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उनसे हमें हमारी आत्मा भी को भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें अब इससे आगे, यानी किस आत्मा का वास क्या है, मानव में, तो मानव का भी, तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य के मन और मस्तिष्क का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो इसलिए अरस्तु ने कहा कि हम इन 5 इंद्रियों के द्वारा मानव का भी या मन का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आगे चल के इन्होंने आत्मा का विज्ञान तो इन्होंने माना मनोविज्ञान का, कहीं ना कहीं इस आत्मा के विज्ञान के द्वारा ही हम मनुष्य के मन और मस्तिष्क का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु कुछ दिनों बाद, यानी धीरे धीरे जब इस बात में इन लोगों का समर्थन होने लगा, कहीं ना कहीं इनके समर्थक होने लगे, तो इन्होंने इस आत्मा को, विज्ञान को और भी नामों से प्रस्तुत किया। जैसे इन्होंने आत्मा को, विज्ञान को एक और नया नाम दिया। इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं अंतःकरण का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम 5 इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो आत्मा तक ही तो पहुंचा रहे हैं। तो एक प्रकार से यह हमारे आत्मा तक, यानी कहीं ना कहीं हम मन और मस्तिष्क का ही ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। तो इनका कहना था कि जो ये हमारा आत्मा का विज्ञान है, यह एक प्रकार से अंतःकरण का विज्ञान भी है। अंतःकरण यानी 5 इंद्रियों के द्वारा हम आंतरिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अंतःकरण का विज्ञान। ये किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा कि आत्मा को, विज्ञान को हम अंतःकरण का विज्ञान भी कह सकते हैं। और इस विज्ञान की जननी कौन है? तो इस विज्ञान के जननी दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र इसकी जननी है। ठीक।
अब इसके जनक कौन है आत्मा का विज्ञान के? तो अरस्तु। अरस्तु कौन है? आत्मा के विज्ञान के जनक। तो एक प्रकार से आपने जाना कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में सबसे पहले जिस विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हुआ वह था आत्मा का विज्ञान, और जिसके जनक थे अरस्तु, जिसे हम दूसरे शब्दों में अंतःकरण का विज्ञान भी कह सकते हैं। और इस आत्मा के या मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। इसे मनोविज्ञान को पहले हम भाई कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को हम इस नाम से भी जानते थे, यानी मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान भी कहा गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसका सबसे पहले किसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? आत्मा के विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यानी मनोविज्ञान को अंतःकरण का विज्ञान भी कहा गया और इसकी जननी दर्शन शास्त्र। इन दोनों के बारे में सबसे पहले एक राइटर थे केलर महोदय। इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम केलर महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान को पूर्व में अंतःकरण का विज्ञान कहा जाता था और इसकी जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। जो रुडोल्फ गाइकेल हैं, इन्होंने 1590 में एक पुस्तक लिखी। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉडकिल इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया यह मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कहलाई, साइकोलॉजिया। और किसके द्वारा लिखित है ये? किसके द्वारा कृत है? ये 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉडकिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है साइकोलॉजिया। एक प्रकार से इंग्लिश में भी मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से आत्मा का विज्ञान के विषय में बात हुई, लेकिन कुछ धीरे धीरे 16वीं शताब्दी आते आते इस चीज़ का खंडन होने लगा, यानी कहीं ना कहीं लोगों के विचार बदलने लगे। और भी पाश्चात्य जो विचारक आए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है, यानी आत्मा एक विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान होता है कहीं ना कहीं हम उसमें प्रयोग करते हैं, उसमें हम प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान एक प्रमाणित विषय होता है और आत्मा में हम आध्यात्म का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता। तो 16वीं शताब्दी आते आते इस विचार का या इसका समर्थन लोगों ने करना बंद कर दिया और उसके कई कारण थे कि आखिर क्यों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अस्वीकार करना पड़ा या अस्वीकार कर दिया गया। तो उसका एक कारण था कि आत्मा को विज्ञान अस्वीकार करने का कि कहीं ना कहीं जो विज्ञान विषय है, यानी विज्ञान से क्या तात्पर्य है? हम विज्ञान विषय जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है यानी जहाँ पर हम प्रयोग करें, और जो हम प्रयोग करते हैं किन वस्तुओं पर या किन चीज़ों पर? जो मूर्त हों, यानी मूर्त वस्तुओं पर जो प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है? विज्ञान। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आत्मा। आत्मा क्या हमारी मूर्त है? आत्मा हमारी क्या है? अमूर्त। इसलिए यह एक विज्ञान नहीं हो सकती। इस कारण इसे 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा या इस विकास क्रम को या आत्मा का विज्ञान मानने से लोगों ने अस्वीकार कर दिया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम प्रयोग करें और किस विषय वस्तु में प्रयोग करें? जो मूर्त हो, जो दिखाई देती हो, उस जिसे प्रयोग किया जा सके, जिसे सिद्ध किया जा सके या जिसे प्रमाणित किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान। और आत्मा कैसी है? अमूर्त है। इसलिए आत्मा कहीं ना कहीं विज्ञान हो ही नहीं सकती। तो
तो आत्मा में ना हम प्रयोग कर सकते हैं, ना ही हम उसे विज्ञान कह सकते हैं। इस प्रकार आत्मा कैसे है हमारी? अमूर्त। ये एक कारण था इस पर को अस्वीकार करने का, यानी आत्मा का कोई रूप नहीं होता, इसलिए उसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। आगे चलकर धीरे धीरे कई और विचारक आए। इसको धीरे से लोग कहने का मतलब ये है कि जब रुडोल्फ गॉडकिल ने 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक का निर्माण किया, साइकोलॉजिया पुस्तक का जब निर्माण किया 1590 में रुडोल्फ गाइकिल द्वारा, तब इसको लेकर एक गैरट महोदय थे जिन्होंने इसका सही मायने में अर्थ बताया कि साइकोलॉजिया किन शब्दों से मिलकर बना है और किसका क्या अर्थ होता है। तो गैरट महोदय ने इसका भाग करके अर्थ बताया। इन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है शब्द है, जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? साइको, साइकी, और दूसरा लॉगस। यहाँ पर साइकी का इन्होंने गैरट महोदय ने अर्थ बताया आत्मा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अरस्तु भी के समय के थे ये, और इन्होंने सबसे पहले इसका विभाजन किया दो शब्दों में। जो साइकी और लॉगस शब्द है, यह दोनों शब्द ग्रीक भाषा का है। ग्रीक कहिए या यूनानी, लैटिन भाषा नहीं। ये दो शब्द, ये ग्रीक कहो या यूनानी, ये दोनों एक ही शब्द हैं। यानी जो साइकी और लॉगस है ये दोनों किसके शब्द हैं? ग्रीक और यूनानी शब्द हैं भाषा के। ठीक, यहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार गैरट महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान कैसा है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। इन्होंने ये परिभाषा या यह अर्थ निकाला इसका, आत्मा का अध्ययन, अध्ययन करने वाला विज्ञान। यानी गैरट सबसे पहले, इन गैरट महोदय ने ही इसका खंडन किया, दो भागों में बांटा, जिसे इन्होंने साइकोलॉजी को कहा साइकी और लॉगस, जो कि साइकी और लॉगस एक ग्रीक एक यूनानी भाषा का शब्द है। ग्रीक और यूनानी एक ही शब्द है, और साइकी का अर्थ आत्मा होता है और लॉगस का अर्थ अध्ययन होता है, जिसे हम दोनों को मिलाकर कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन करने वाला। यानी आपको याद रखना है कि सबसे पहले मनोविज्ञान, यानी जिसे इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं, इस साइकोलॉजी शब्द का जो विस्तारित रूप बताया वह सबसे पहले गैरट महोदय ने कहा, और गैरट महोदय इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं। अभी अभी हमने बताया कि क्या कारण था, धीरे धीरे 16वीं शताब्दी आने पर धीरे धीरे इस आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा अमूर्त है, और जिसका ना तो हम प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार इसे, इस परिभाषा या इस विकास क्रम को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। आगे धीरे जब हम 16वीं शताब्दी से आगे बढ़ते हैं तो एक हमारे दूसरा जो इसका विकास क्रम आया, यानी फिर धीरे धीरे बात की, और इसे कहा गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। यानी पहले हमने क्या कहा? आत्मा का विज्ञान। यानी अरस्तु जो हमारे दर्शन शास्त्री थे उन्होंने कहा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आगे चलकर जब और विचारक आए इसमें शामिल हुए, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पंपोलॉजी। इस पंपोलॉजी
हम इसको इधर लिखे दे रहे हैं, उधर ना दिख रहा हो तो। पंपोलॉजी जो कि इटली के थे, ये इटली के थे। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? इन्होंने मनोविज्ञान को कहा कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी इसका हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। इसमें के इनके भी इनके एक मित्र थे जॉन लॉक, इन्होंने इनके विचार का समर्थन किया। जॉन लॉक और भी समर्थक थे। आप लोगों को समर्थक जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मन, एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने समर्थन दिया? हो सकता है पंपोलॉजी ऑप्शन में ना हो, क्योंकि ये तो जनक थे, इन्होंने ही मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा। लेकिन समर्थककर्ता में पूछा गया तो हो सकता है पंपोलॉजी के अलावा जॉन लॉक हो जाए और 3 अदर्स मनोवैज्ञानिकों के नाम रख दें। तो आपको समर्थनकर्ता जरूर याद रखना है कि पंपोलॉजी के अलावा कौन थे? जॉन लॉक थे, रिचेरी थे और एक समर्थनकर्ता थे थॉमस रीड। ये समर्थन करता थे। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी माना कि मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। यानी पंपोलॉजी के अनुसार मानव की जो 5 इंद्रियां होती हैं वह स्वतंत्र रूप से ज्ञान को ले जाकर कहाँ देती हैं? मन और मस्तिष्क को देती हैं। अब हमारे पास एक सवाल, प्रश्न बनता है कि आखिर जितने भी विचारक, जो पाश्चात्य विचारक हैं, वह कोई आत्मा का विज्ञान कह रहा है, कोई मन मस्तिष्क का विज्ञान कह रहा है, तो इन्होंने मन और मस्तिष्क यानी मस्तिष्क को ही ये मन क्यों कह रहे हैं? तो 2 तरीके के विचारक हुए, एक भारतीय और एक पाश्चात्य। तो थोड़ा यहाँ समझ लीजिए कि आखिर किसने मन और मस्तिष्क को एक ही बात कही, कि भारतीय विचारकों ने या पाश्चात्य विचारकों ने। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, या अभी हम इधर साइड पहले थोड़ा समझा दें आप लोगों को कि किस प्रकार से मन और मस्तिष्क की बात एक ही कही गई। तो मनोविज्ञान में 2 विचारक थे, यानी इसके कैसे थे? 2 विचारक थे, एक भारतीय विचारक थे और दूसरे पाश्चात्य। कहीं ना कहीं ये मनोविज्ञान के 2 विचारक थे, भारतीय और पाश्चात्य। जो भारतीय विचारक थे वह इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान ले जाकर आत्मा को जो दर्शाया जाता था, आत्मा तक पहुंचाया जाता था, तो ये इनका कहना था, ये आध्यात्म को ज़्यादा मानते थे। यानी आत्मा ही जो भी कार्य क्रिया वृद्धि कराती वो आत्मा के द्वारा होता है। जबकि पाश्चात्य विचारकों का इससे विपरीत था। इनका कहना था जो मन है वही हमारा मस्तिष्क है। यानी मन को ही इन्होंने क्या कह दिया? मस्तिष्क कह दिया। तो मनोविज्ञान, क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य विचारक ही जो थे, मनोविज्ञान विषय लाने का श्रेय इन्हीं को गया था, इसीलिए इनके विचार से मन को क्या कहा गया? मस्तिष्क कहा गया। यानी जो भी पाश्चात्य थे, इस प्रकार मन और मस्तिष्क दोनों एक ही बात कही गई है। तो इस तरह पंपोलॉजी ने कहा कि जो मन है हमारा वही मस्तिष्क है और जो मस्तिष्क है वही मन है, और इसी में जो हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी सूचना होती है, जो भी ज्ञान होता है, वह सीधे कहाँ तक, वो ज्ञान कहाँ पहुँचता है? मन और मस्तिष्क में पहुँचाया जाता है, और उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या घटना घट रही है, क्या बात हो रही है, क्या समस्या है। उन सब चीज़ों का ज्ञान हमें मन और मस्तिष्क कराता है। इस प्रकार इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कह दिया? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कह दिया। पंपोलॉजी के अनुसार भी साइकोलॉजी का विस्तारित रूप बताया गया। पहले किसने कहा? गैरेट महोदय ने बांटा साइकोलॉजी को।
यानी साइकोलॉजी को पंपोलॉजी ने भी दो भागों में बांटा। पंपोलॉजी महोदय जी ने भी मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी ही कहा, और इस साइकोलॉजी को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला साइकी, वही साइकी कहा, और दूसरा इन्होंने लॉगस कहा। यानी लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसका अर्थ परिवर्तन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके विचार से मनोविज्ञान कैसा है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, जबकि अरस्तु ने कहा कि आत्मा का विज्ञान है। और गैरट महोदय जब साइकोलॉजी को विस्तारित रूप देते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जबकि पंपोलॉजी कहते हैं कि यहाँ पर मन और मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इन्होंने साइकी का अर्थ यहाँ पर मन बताया और लॉगस का अर्थ वही अध्ययन। इस प्रकार इन्होंने इस साइकोलॉजी को कहा